नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला कर हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें 9 लोग नामजद और 10 अज्ञात हैं। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा ने नारायण भदौरिया को जिला मंत्री पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि नौबस्ता थाना क्षेत्र में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस टीम पर हमला कर बर्रा थाने के हिस्ट्री शीटर मनोज को भगा दिया था। हिस्ट्री शीटर बीजेपी के दक्षिण जिला मंत्री नारायण भदौरिया के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गेस्ट हाउस आया हुआ था। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है क्योंकि हिस्ट्री शीटर मनोज पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ बर्रा, जूही, बिठूर, नौबस्ता में हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, रंगदारी मांगना, धमकी देना, मारपीट समेत 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुधवार को नौबस्ता पुलिस को सूचना मिली थी कि हिस्ट्री शीटर मनोज हमीरपुर रोड पर आकर्षण गेस्ट हाउस में बीजेपी के दक्षिण जिला मंत्री नारायण भदौरिया के जन्मदिन की पार्टी में मौजूद है। सूचना मिलते ही नौबस्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया और जीप में बैठा कर ले जाने लगे। इसी बीच नाराज जिला मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। भीड़ का फायदा उठाकर हिस्ट्री शीटर मौके से भाग गया, लेकिन पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और देखिए, आज लगभग 1:30 बजे की बात है। उस्मानपुर चौकी क्षेत्र में एक आकर्षण गेस्ट हाउस है, उसी के पास में एक मनोज सिंह नामक अपराधी के होने की सूचना मिली। उस पर जो है नौबस्ता की टीम जो प्राइवेट कपड़े में थी उसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ गई। तो जैसे ये टीम पहुंची वहाँ, उसको अपनी कस्टडी में लेकर के पुलिस की सरकारी जीप में बैठाकर उसको लेके चलने का प्रयास किया। इसी दौरान इस अपराधी के करीब 10-15 साथी वहाँ आकर के शोर मचाना शुरू किए और पुलिस से बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके बाद जैसे ही गाड़ी से इधर से पुलिस उनसे बातचीत करना शुरू की, तब तक पीछे से उस मुलजिम को इसके साथी लेके भाग गए। हमारे इंस्पेक्टर भी रास्ते में थे, लेकिन जब तक पहुंचते वो लोग उस मुलजिम को लेके भाग गए थे। इस पूरे घटनाक्रम में थाना नौबस्ता पर उस मुलजिम के खिलाफ, जिसको पकड़ने गई थी हमारी टीम, और उसके जितने साथी थे उनमें कुछ नामजद भी हैं और बाकी अज्ञात हैं। जितने लोग उसमें शामिल थे उनके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें हमने बना दी हैं और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी गिरफ्तार भी होंगे और अग्रिम कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिला के त्राल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और पुलवामा जिला भाजपा इकाई के सचिव राकेश पंडित की आतंकियों ने हत्या कर दी है। आतंकी हमले में एक महिला आसिफा मुश्ताक भी जख्मी हो गई हैं, जो उनके पड़ोसी की बेटी हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिला के त्राल स्थित अपने निवास स्थान पर भाजपा पुलवामा जिला की इकाई के सचिव राकेश पंडित घर के बाहर टहल रहे थे। अचानक उन पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर घटनास्थल पर आसपास के लोग पहुंचे और राकेश पंडित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। इस हमले में उनके पड़ोसी मुश्ताक अहमद की बेटी आसिफा मुश्ताक घायल हुई हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। इस घटना की निंदा करते हुए पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने लिखा, आतंकियों द्वारा राकेश पंडित को गोली मारे जाने की खबर मिली, सुनकर हैरानी हुई। हिंसा की वजह से जम्मू कश्मीर ने हमेशा ही कष्ट झेला है। राकेश के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। गौरतलब है कि बीते 1 वर्ष के दौरान घाटी में 1 दर्जन के करीब भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न आतंकी हमलों में शहीद हुए हैं। जानकारी मिली है कि राकेश पंडिता, जो भारतीय जनता पार्टी के तराल के काउंसलर थे, उनकी शहादत हुई है। कुछ अननोन लोगों ने उनके पड़ोसी के घर पर, जहां वो थे, वहां पर हमला किया और उनकी जो पड़ोसी की बेटी थी उसको भी इंजरीज आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद का झंडा उठा करके अगर कोई चलता है तो वो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और कुछ एक शायद मिलिटेंट्स को ये चीजें पसंद नहीं आती। हालांकि सुरक्षा बलों ने मिलिटेंसी का काफी खात्मा किया है, लेकिन उसके बाद इक्का दुक्का घटनाएं होना
वाकई में बड़ा चिंता का विषय है। अब पूरी जो जानकारी मिलने के बाद ही कुछ इस पर रिएक्शन होगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत गलत हुआ है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ये भी कहता हूं कि सरकार और पुलिस बल जल्दी इनको ढूंढ निकाले ताकि आइंदा इस प्रकार की कोई हरकत ना कर पाए। मैनपुरी पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। फैक्ट्री के संचालक को पुलिस ने मौके से धर दबोचा। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहनपुर मोड़ से 18 मई को गांव मोहनपुर निवासी रामवीर को अवैध तमंचे के साथ और 2 कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त रामवीर ने बताया कि उसने ये तमंचा ब्योंती खुर्द के रहने वाले सौरभ और नीलू से लिया था, जो अवैध हथियार बनाने का काम करते हैं। पुलिस ने इसी आधार पर ब्योंती खुर्द में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर अभियुक्त सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 तमंचे, 1 बंदूक और हथियार बनाने के उपकरण मौके से बरामद किए हैं। वहीं पुलिस को चकमा देकर नीलू उर्फ उजवीर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस तलाश में जुटी है। वहीं पकड़े गए अभियुक्त सौरभ को पुलिस ने जेल भेज दिया है। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले 18 तारीख को मोहनपुर मोड़ से एक व्यक्ति तमंचे के साथ गिरफ्तार हुआ। इस समय इस तरह की चीज़ों में हमारे जोन के हमारे एडीजी जोन सर हैं या रेंज के आईजी सर हैं और कप्तान साहब का लगातार ये फोकस रहा है कि तमंचे में पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस तक नहीं पहुंचने की कोशिश करती है, जबकि हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि पीछे ये कहां से बनी है और आगे कहां तक जा सकती है। इन पूरे लिंक को हमें वर्कआउट करना है। इसी के तहत थाना कोतवाली के द्वारा उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यहीं बगल के एक गाँव ब्योती खुर्द का एक व्यक्ति है नवनीत उर्फ सौरभ और उसके साथ उसका एक दोस्त है नीलू। ये मिलकर के इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और बना करके बेचते हैं और उसी से वो व्यक्ति खरीदा हुआ था। इसी के तहत अपना लगातार उस दिन से मुखबिर को डेवलप करके हम लोग इस फिराक में थे कि इनकी अपनी गिरफ्तारी सब कुछ के साथ किया जाए और उसी के तहत आज दिनांक को हमारी टीम के द्वारा जा करके इस तरह की चीज़ें उसके घर पे ही सारी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं और उसके साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हो पाया है, जबकि जो दूसरा अभियुक्त था साथ में अंधेरे का फायदा उठा करके वो बात करा। सर, नेटवर्क इनका कैसा, कहाँ ये बेचते थे, कितनी बड़ी मात्रा में तैयार करते थे? इनकी जो अभी तक के बनाने के अन्य तौर तरीके हैं, औसतन मुझे लगता है कि ये एटा तक या कुरावली तक या इस तरह के जो देहात के क्षेत्रों में हैं उनके सप्लायर हैं, उनको सप्लाई कर पाते हैं। कुछ कोतवाली क्षेत्र में भी इन लोगों के द्वारा बेचा गया, उन पर भी हम लोगों की निगाहें हैं। आगे पूछताछ करके और इस तरह की चीज़ें को डेवलप। गैर जनपदों में भी सप्लाई करते थे? हाँ, अभी तक जो पता चला है कि नीलू के द्वारा एटा जनपद में भी सप्लाई इसकी की जाती है। फिरोजाबाद में मौसम के साथ साथ राजनीति में भी गर्माहट आती जा रही है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में राजनेता अब सक्रियता दिखाने लगे हैं। वोटों की फसल उगाने के लिए पार्टियों का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। पूर्व विधायकों ने अब तक क्या किया, वर्तमान भाजपा विधायक ने अब तक क्या किया, इसका पूरा काला चिट्ठा लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज जसराना के एक ऐसे ही समाज सेवी से मुलाकात हुई और उनका नाम है प्रवीण शास्त्री, जो समाज सेवा से राजनीति में आना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनका राजनीति में आने का क्या मकसद है और वो क्यों आना चाहते हैं। जी, पहले तो मैं आपको ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी फेसबुक पोस्ट के आधार पर आपने हमारा इंटरव्यू लेना उचित समझा, इसलिए न्यूज इन इंडिया का हार्दिक धन्यवाद। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने प्रश्न किया, मैं लंबे समय से सामाजिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में ही हिस्सा ले रहा था, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो अभी वर्तमान स्थितियाँ जैसे हुई तो मुझे ऐसा लगा, हमारे शुभचिंतकों ने आके मुझसे कहा कि इस तरह से अब हम बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकते, हमें निश्चित किसी पार्टी का साथ लेना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, कलियुग संगे शक्ति, हमें कहीं ना कहीं संगठन से जोड़ना पड़ेगा। अब उसमें 2 विकल्प थे, या तो मैं किसी संगठन में, राजनीतिक संगठन में शामिल हो जाऊं,
या मैं खुद अपना कोई संगठन इस तरह का बनाऊं, तो मेरा खुद का आश्रम है, मेरा खुद का ट्रस्ट है, मैं उसी के बैनर तले मैं सारे काम करता हूं। जैसे मैं अभी 6 साल हुए हैं मुझे शादी हुए, मैंने अपना आश्रम बनाया हुआ है, मैं 8 लड़कियों की शादी कर चुका हूँ, खुद अपनी सामर्थ्य से किया हूँ। मैं हर वर्ष गरीब महिलाओं के लिए साड़ी बंटवाता हूँ, हर वर्ष मैं कंबल बंटवाता हूँ। इस वर्ष मैंने लगभग 4000 कंबल बंटवाए हैं। इस तरह से मैं सामाजिक गतिविधियों में सिफारिश का दौर ये है कि अपने क्षेत्र के जितने भी पीड़ित लोग मेरे पास आते हैं, न उनकी 10 की गिनती है न 100 की गिनती है, तो मैं पूरा अपना जसराना क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भी जहाँ भी मुझसे संभव हो सकता है मैं लोगों की मदद करता हूँ। पर वहाँ एक टेक्निकल समस्या आती है कि मैं परिचय के रूप में मैं क्या दूँ, मैं पीछे क्या हूँ। तो मुझे ये एक लाभ होने वाला है कि मैं फलानी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, उसका मैं समर्थक हूँ, तो अधिकारी पे या सामाजिक रूप में उसकी एक अपनी थोड़ी सी इमेज टाइप की चली जाती है, उससे वो हमको प्रभावी तरीके से सुन लेता है, समझ लेता है, और बाद में जब हम अपनी बात रखते हैं तो इस वजह से हमको लगा कि हमें राजनीति की तरफ जाना चाहिए। राजनीति में आने के बाद चुनाव भी लड़ेंगे या किसी पार्टी संगठन के लिए काम भी करेंगे? नहीं, जैसे ही मैंने घोषणा की है कि मैं राजनीतिक संगठन से जुड़ूंगा, तत्काल लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ फेसबुक पे पोस्टें करना किया, लोग टेलीफोन भी कर रहे हैं, सब उनको लगा कि राजनीति में चुनाव लड़ना चाहिए। अगर चुनाव लड़ने की स्थिति बनेगी, अभी तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, पार्टी का भी चयन करूंगा कि मुझे किस पार्टी से जुड़ना है, और पार्टी से जुड़ने के बाद फिर ये तय करूँगा, पार्टी संगठन की इच्छा होगी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं पूरी दमदारी के साथ और अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर पार्टी की ज़रूरत, अगर कोई पार्टी जिसमें मैं शामिल होऊंगा, जिस संगठन से वो चाहेगी, अगर मेरी उपयोगिता पार्टी में करना चाहेगी तो मैं पार्टी में करूंगा। लेकिन मेरा मूल उद्देश्य जो है राजनीति में जाने का, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करना मात्र है। अच्छा, जहाँ तक समाज सेवा की बात करें तो यहाँ से विधायक पप्पू लोधी हैं, पूर्व विधायक रामवीर सिंह हैं, राम प्रकाश जी हैं, इन्होंने भी तमाम कार्य किए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बहुत अच्छी बात कही है। मेरे पास मैंने ये निकलवाया है, आपके बात बहुत अच्छी बात है, ये मेरे पास पूरा एक काला चिट्ठा है। अब काला क्यों कहूँगा, बहुत इसमें अच्छा भी है, काला सफ़ेद दोनों मिला करके मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास पूरा लेखा जोखा है। इसमें हमारे माननीय सांसद अक्षय यादव जी, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, उनमें 2 सांसदों का, बल्कि ये तीसरे वर्तमान में उनका भी कुछ कार्य मेरे पास है। मेरे पास सूचना अधिकार के तहत मैंने ये सारे कागज़ मंगा रखे हैं। इसमें वर्तमान विधायक पप्पू लोधी के भी हैं, पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव जी के पास मेरा लेखा जोखा है। उनके जो सत्र थे, उन सत्रों के मैंने लगभग 15 साल का, लगभग 15-20 साल का मैंने लेखा जोखा मंगा रखा है। मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ, और अध्ययन करते करते मैं बड़े ताज्जुब में, श्रीमान जी, में इतना ताज्जुब लगा मुझे कि एक विद्यालय हमारे जसराना में बना हुआ है, तो सत्र होगा जो वित्तीय वर्ष है वो 2009-10 का। वित्तीय वर्ष 2009-10 में एक विद्यालय को एक विधायक के द्वारा 3 कमरों के लिए पैसा दिया जाता है। दोबारा दूसरा सत्र आया 2011 और 2012 का, फिर 3 कमरों के लिए दिया जाता है। तो जब मैंने स्थलीय सर्वेक्षण किया, वहाँ जाके मैंने इसकी पता किया, तो विधायक जी द्वारा 6 कमरों के लिए निधि दी गई और 6 ही कमरे वहाँ खड़े हुए थे। तो मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें वास्तविकता ईमानदारी थी, इसमें यह भ्रष्टाचार था, यह शिक्षा के क्षेत्र में यह काम किया गया है। इन विधायकों के मैं अगर ज़्यादातर काम देखूंगा तो स्कूल के नाम पे पैसा दिया गया है। अभी मैं एक स्कूल में थोड़ी उस पर नज़र कर रहा था, मैं इसमें चूँकि अब राजनीति में जाऊंगा तो राजनीति में बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, समाज को दिखाऊंगा कि हम जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं उसका काम क्या है, वो काम कर क्या रहे हैं। तो मैं उसमें एक बताऊँ कि एक विद्यालय को तो 3 कमरे बनाने के लिए निधि दी है, और वहाँ कमरा एक भी नहीं है, विद्यालय ही नहीं है, विद्यालय खंडर हो गया है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तो ये भ्रष्टाचार कहें, इसको शिक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी या जवाबदेही या कार्य कहें, जैसा कि भाई मुझे तो पता नहीं, मैंने आज तक लिया नहीं। मेरे पास भी विद्यालय है, मैं खुद में अपने आप में इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मेरे विद्यालय में, मेरा तो 40 साल पुराना स्कूल है, उस स्कूल में आज तक तो कोई नदी उसमें लगाई नहीं गई, तो मुझे तो पता नहीं। बताया ये जाता है कि जो लोग निधि देते हैं उसमें 40% से लेकर के लोग 60% तक माननीय लोग अपना पैसा ले लेते हैं, उसके बाद में धन दिया जाता है, ये उनको रिलीज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है, भाई मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं, भाई मुझे नहीं पता, कल को कोई ये कहे कि आपको कैसे, तो लोग कहते हैं कि इतना पैसा दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया गया, बल्कि बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार किया गया है। तो बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ इसकी कॉपियाँ बनवाऊंगा, और जिन जिन कितने काम कितनी वित्तीय वर्ष में
किसने कितने प्रस्ताव दिए और उसमें कितने विद्यालय के लिए दिए थे और कितने विकास के लिए दिए थे, और उस विद्यालय में ऐसी क्या उपलब्धि थी, हमारे माननीय विधायक ने किसी ने अगर पैसा दिया विद्यालय को तो उस विद्यालय की क्या गतिविधि थी, कितने बच्चे उसमें फर्स्ट क्लास पास हुए, कितने ने जिला टॉप किया, कितने उसमें स्पोर्ट में आए, कितने ने जिला उसमें खेल में भाग लिया, कितने ने मंडल में जाके खेल में भाग लिया, कितने प्रदेश स्तर में। आपके पास विद्यालय को पैसा देने का मानक क्या था? किसी विद्यालय को तो आपने 20 लाख रुपए दे दिया और किसी विद्यालय को 1 लाख रुपए दिया, और एक वो है आपके विधानसभा क्षेत्र का एक है जिसको आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, एक नल भी नहीं दिया, एक सौर ऊर्जा भी नहीं दी। तो आपके पास कौन सा एक ऐसा मानक है जो एक को हम 20 लाख रुपए देंगे, एक को 5 लाख रुपए देंगे, एक को 1 लाख रुपए देंगे और एक को हम सौर ऊर्जा भी नहीं देंगे? तो ऐसा कौन सा ऐसा आपके पास था? तो ये तो मैं तो समझता हूं शिक्षा के क्षेत्र में किसी विधायक ने गंभीरता से काम नहीं किया। दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र पे काम की बात कर रहे हैं तो जसराना क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बहुत बड़े चिंता का विषय है कि लोग शिक्षा के नाम पर जसराना से पलायन कर रहे हैं, और बड़े दुख की बात है कि अभी तक जितने विधायक हुए हैं उन सभी विधायकों ने अपना निवास शोकाबाद में बनाया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे से काम के लिए, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डेली मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, जसराना से चल करके उसको शोकाबाद आना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। विधायक जी हैं नहीं हैं, विधायक जी अभी पूजा कर रहे हैं, विधायक जी अभी बाथरूम में हैं, बहुत सारी समस्याएं। ये हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। तो शिक्षा के नाम पर कोई ऐसा संस्थान नहीं है हमारे यहाँ। जब अभी तक तो हमारा जसराना नकल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जब से ये सरकार बनी है थोड़े नकल पर सख्ती हुई है। लेकिन ये सही बात है कि उसके बावजूद भी हमारे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। उसके लिए किसी भी माननीय ने शिक्षा के लिए काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात जो मैं और बताना चाह रहा हूं, जो मेरे लिए चिंता का विषय है, किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत है कि लोग पलायन बहुत कर रहे हैं। जब पलायन करेंगे तो वहां 2 कारण होते हैं, हमारी संस्कृति भी डूबेगी, है ना, और हमारा क्षेत्र का पिछड़ापन होगा। हमारा व्यक्ति अपने खेती से, है ना, गांव से जब वो पलायन कर जाएगा किसी शहर में बस जाएगा। अभी देखा था लोग शहर छोड़ छोड़ कर गांव आ रहे थे। हमेशा भारतवर्ष जो है असली जो वास करता है वो गांव में ही निवास करता है, न कि शहर में। तो हमें गांव को मजबूत करना पड़ेगा। मैं खुद का अपना उदाहरण देता हूं, मैं बहुत सक्षम हूं, उसके बावजूद भी जहां से आज से 40 साल पहले निवास करता था, आज भी मैं जसराना में निवास करता था। बड़ा मकान की आवश्यकता पड़ी, बड़ा मकान बनाने की आवश्यकता पड़ी। मैं चाहूं तो शोकाबाद में, आगरा में, नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में मैं भी मकान बना सकता था, जबकि मेरे परिवार में एक राजपत्रित अधिकारी है। इतना सब होने के बाद हमने जसराना में पढ़ा करके उसे अधिकारी बनाया है, और आज प्रतिष्ठित, जिम्मेदार और गंभीर मुद्दों को लेकर के उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। ये वही संस्कृति है जो हमने गांव से लेकर के उसको सींच करके हमने पाला परोसा था। वो आज उसकी वजह से हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ रहा है। अगर हमने उसको छोड़ दिया होता तो बच्चे के अंदर जो आज संस्कार हैं वो आज हमारे साथ न होते, हमारे परिवार में। इसी भावनाओं को लेकर के फिर हमारे विचार में आया कि अगर हमारा बच्चा कोई अधिकारी बनेगा तो जसराना में भी पढ़ करके रह सके और वहाँ पढ़ सकता है और बन सकता है। हमने भी वही मकान बनाया जहाँ आज से 40 साल पहले हमारे पिता ने बनाया था, वही जहाँ हमारे पिता ने हमको पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया। आज भी हम वहीं रह रहे हैं और ऐसी व्यवस्था करके जा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी जसराना में ही रहे, हमारे पलायन न हो। मैं जब से 1 वर्ष पिछले से, मैं उस समय तो ये कोरोना काल शुरू हो गया, मैं प्रिंसिपल बना। मैंने अपने विद्यालय में प्रिंसिपल बनते ही मूलभूत परिवर्तन किया, बहुत एक आदर्श विद्यालय बनाने के। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि शिक्षा के नाम पर होने वाला पलायन रुकना चाहिए। तो सब हमारे जितने माननीय लोग हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा के लिए काम करना पड़ेगा और जसराना की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमको वहाँ अधिक समय गुजारना पड़ेगा। अगर हमारे माननीय लोग जो भी चुन के जाते हैं, अगर वो भविष्य में अब तो जो चुन के जाते रहे वो तो शोकाबाद में रहते रहे, अगर वो जसराना में रह नहीं सकते हैं तो कम से कम अपना कार्यालय तो बनाए जसराना में, जहां वो सुबह आके बैठे, जन समस्याएं सुने, उसमें समय निश्चित हो। ये हमारे लिए माननीयों के लिए बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं दबाव बनाऊंगा और काम कराऊंगा। अच्छा, क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने के लिए इन लोगों ने अभी तक क्या किया? बेरोजगारी के लिए, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, जब शिक्षा के लिए काम नहीं हुआ तो बेरोजगारी भी ये क्या काम करेंगे भाई? निधि, उन विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद उन्होंने अपनी निधि बेचना शुरू कर दिया। निधियों से अपना, जैसा कि लोग बताते, मैं अभी कह चुका हूं कि उन्होंने अपना निधि स्कूल को दे दी, अपने काम किए, अपने विकास तो किए लोगों ने,
लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए, बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा गगन बिहारी जी। मिलावली ग्राम पंचायत का एक मजरा था, एक गांव था, उसमें बिजली नहीं थी। आज 60-65 साल के बावजूद उस गांव में विद्युतीकरण नहीं था। कुछ लोग आए मेरे पास एक दिन आश्रम में, उन्होंने कहा था हमारे गांव में अभी तक विद्युतीकरण नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं, अच्छा ये 3 साल या 4 साल पहले की बात है, मैं वहां पत्रकारों की टीम लेके गया, भारत सरकार को लिखा, प्रदेश सरकार को लिखा, और लिखने के बाद में उसका परिणाम क्या मिला? केवल कहना यह चाह रहा हूं कि जिजीविषा होनी चाहिए। हमारे माननीयों में जिजीविषा की कमी है। जिजीविषा किसकी है? कि मैं बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट ले लूं, अपने बेटे को बहुत बड़ा ठेकेदार बना दूं, अपने जो मेरे चहेते हैं उनको मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना दूं, उनसे आने वाला मैं कमीशन ले लूं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप कर लूं, वहां से मिलने वाली उसमें से कमीशन ले लूं। ये जो नीतियां रही हैं हमारे यहाँ, ये हमारे पिछड़ेपन का कारण है। बेरोजगारी के लिए उसके नहीं, खुद के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो होना चाहिए, जो वोटर है, जो हमारा क्षेत्र है, हमारा वहाँ विकास होना चाहिए, वो काम अभी तक नहीं किया गया है। अच्छा, अब जब राजनीति में आप कदम रख ही रहे हैं, तो कल आपने एक वाक्य देखा, हरिओम विधायक जी के यहाँ जो जी सपा से निष्कासित हो चुके हैं, जी जी, उनके यहाँ भाजपा ने दस्तक दी है जी। तो कहीं ना कहीं इशारा ये तो नहीं है कि ये इनका भाजपा की तरफ झुकाव और इधर सपा को कमजोर करने की स्थिति है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये राजनीतिक थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला था, तो मेरा तो अभी प्रवेश भी नहीं हुआ, मैं कोई कंट्रोवर्सी पर स्पष्ट जवाब तो नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी सहमति के, बिना हमारे मूक समर्थन के कोई व्यक्ति इस तरह से राजनीतिक गतिविधियों में तो नहीं आता। राजनीति में यही कहावत कही जाती है कि हमारी शिष्टाचार भेंट थी, हमारी शिष्टाचार भेंट थी, हमारा ये पुराना संबंध है, ये कहावत के लिए होता है, लेकिन अंदर कुछ और होता है। तो इनकी कल की जो गतिविधि है उससे स्पष्ट होता है कि उनका झुकाव भाजपा की तरफ बन चुका है और वो समाजवादी पार्टी को एक जोर का झटका देने के प्रयास में है। अच्छा, देखा जाए तो उन्होंने 2 तरह की बातें की जी। पहले जब प्रेस ने पूछा उनसे, बिल्कुल आप समझ गया। मैं मंत्री की तरफ झुकाव था, बिल्कुल जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं आपको, उन्होंने ये कहा था कि अगर दरवाजे पे कोई व्यक्ति दुश्मन भी आ, कट्टर विरोधी शब्द, उनका ध्यान देखिएगा। हरिओम यादव जी मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, तो उनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि कट्टर विरोधी भी घर आ जाता है तो पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो ये सारा किसकी ओर? तो ये ठाकुर जयवीर सिंह की तरफ, मेरी समझ से, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इशारा ठाकुर जयवीर सिंह की तरफ था कि अगर जयवीर सिंह जी के कट्टर विरोधी हैं और घर पहुंच जाएंगे तो गले शिकवे दूर माने जा सकते हैं। वहीं जब उन्होंने प्रश्न किया कि क्या राष्ट्रीय महासचिव के लिए, तो उन्होंने कहा इस पर विचार करेंगे। तो इन दोनों बातों को समझने के बाद यह सिद्ध होता है कि उनका झुकाव पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बन चुका है। तो देखा जाए तो सपा को यहां तगड़ा झटका लगेगा, ऐसा लगता तो है कि सपा के लिए एक थोड़ा मुश्किल तो खड़ी है। सपा तो संघर्ष वाली पार्टी है, माननीय नेताजी से लेकर के माननीय अखिलेश जी के समय तक लगातार संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी का नाम ही संघर्ष है, तो झटका तो हो सकता है। जब कोई कहीं न कहीं से कोई दिक्कत आती है तो झटका तो स्वाभाविक माना जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है। अब कितना बड़ा नुकसान होगा ये भविष्य के गर्त में है, कि कितना लाभ होगा ये भी भविष्य के गर्त में है। जिसके खाते में मात्र 4 सीटें थी वो आज जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला है, और जिसके 11 सदस्य जीते थे, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य थे, उसके लिए उसके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसमें कई कार्य चलते हैं। सत्ता पक्ष ने जो विलंब से चुनाव कराने का कारण था वो यही कारण था, जब आम मतदाता वोट कर रहा था वहाँ जबकि भाव है कोरोना काल था, अब कोरोना धीरे धीरे करके नियंत्रण में आ रहा है और कम लोग जब मतदान करेंगे वहाँ उसमें समय बढ़ाया गया है, और जहाँ अधिक संख्या में लोगों को मतदान करना था वहाँ करा दिया गया। तो ये इसका भी कहीं न कहीं से प्रभाव है, सत्ता का प्रभाव होता है, और इसमें ये सार्वजनिक कहने वाली बातें नहीं है, धनबल बाहुबल दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं, संघर्ष कड़ा होगा। परिणाम क्या होगा ये अलग बात है, संघर्ष कड़ा होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत के बाद परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की। बता दें कि 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित हो जानी थी, लेकिन सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए निर्णय के आधार पर निरस्त करने के बाद
यूपी बोर्ड की परीक्षा का भी निरस्त होना तय माना जा रहा था। गुरुवार को इस निर्णय की घोषणा कर दी गई। बता दें कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 26,10,316 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लगातार छात्र छात्राओं के हित में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने गत वर्ष 2020 के जुलाई माह में ही कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पठन पाठन में हो रहे व्यवधान को दृष्टिगत और पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर दी थी। अब महामारी के प्रभाव को देखते हुए ही निर्णय लिया गया है। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के निर्देशों से सभी स्कूलों को अवगत करा दिया गया है। वहीं कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्रों को प्रोन्नत करने के संबंध में यदि किसी प्रकार की शिकायत होगी तो उसकी जन सुनवाई जिला स्तर की कमेटी करेगी। आइए जानते हैं कि छात्रों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी। I think we should all respect the decision taken by the PM of India, because we all know from last 2 years what situations we were passing out through and what we were suffering through. I think this was a very fruitful decision which government of India has taken, because from last 15 months we have been in the same grade with no clarity of examinations and with no clarity that what is going to happen in the future. I think this is the most satisfying decision which we have taken in mind. And definitely health is more important, because if we see in future we have to take out much responsibilities, and for that being fit is much important. I think that due to the lockdown it was very irritating for us, because from last 15 months we were at home, and definitely we were being very impatient for what decision the government is taking for the examination. I think really this is a very nice decision taken by the Prime Minister of India and we respect it. हमारे एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो है हमारी पढ़ाई पूरे साल सही से नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमारे स्कूल भी नहीं खुले थे और ऑनलाइन पढ़ाई करना हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं महक शर्मा हूँ, कक्षा 12वीं की आउटगोइंग छात्रा, और जिस प्रकार से सरकार ने इस बार फैसला लिया है कि हमारी कक्षा 12वीं के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल होने चाहिए और हो भी चुके हैं, तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत स्ट्रेस्ड थे कि क्योंकि कोई डिसीज़न नहीं आ रहा था और इससे हमारी पढ़ाई पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि हम आगे की भी तैयारी नहीं कर पा रहे थे और क्लास 12 में ही अटके थे। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये जो डिसीज़न है ये बिल्कुल सही है, बिकॉज हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम सब बच्चों ने बहुत मेहनत की थी आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से हमें अचानक पता चला कि ये फैसला लिया गया है कि अब हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी, लेकिन इस बात का भी अफसोस रहेगा कि अगर हम एग्ज़ाम देते तो हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते और शायद हम उन मार्क्स के साथ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जा सकते, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से उन्हें ये फ़ैसला लेना पड़ा और मैं उनके फ़ैसले के साथ हूँ। नोएडा में जेवर कोतवाली क्षेत्र के पांचली गांव में अवैध गांजा तस्करी की सूचना पर छापा मारने पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीणों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस टीम का आरोप है कि ग्रामीणों ने छापेमारी से रोकने के लिए पुलिस टीम पर हमला कर दिया और मारपीट करते हुए उनकी वर्दी फाड़ दी। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि शराब के नशे में पुलिस टीम ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की। इस दौरान एक व्यक्ति का सिर भी फूट गया। घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने एक महिला और पुरुष को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि पांचली गांव में गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद थोड़ा चौकी पर तैनात जयदीप मलिक और कपिल देव के साथ 2 सिपाही सहित कुल 4 लोगों की टीम छापेमारी करने के लिए पांचाली गांव पहुंची थी। छापेमारी के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम से अभद्रता करते हुए मारपीट की और वर्दी फाड़ दी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस टीम शराब के नशे में छापेमारी करने पहुंची थी। कुछ भी गलत न मिलने के बाद महिलाओं से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति के सिर में चोट आई है और कई लोग चोटिल हो गए।
शोर शराबा सुनकर महिला पड़ोस के सैकड़ों लोग मोहल्ला पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए। ग्रामीणों और पुलिस में काफी देर तक बहसबाजी होती रही। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस टीम ने झूठा केस बनाने के लिए खुद ही वर्दी फाड़ ली है। घटना की सूचना मिलने के बाद जेवर कोतवाली से बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंचा। पुलिस से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पांचली गांव के 9 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी वीर सिंह और उसकी पत्नी नीतू को गिरफ्तार कर लिया गया।